तो फिर क्यों दया, हम चेन्नई से ही आ सकते थे ना, यहाँ तक कार से आकर फिर से बस से क्यों जाना। अभी ने आदित्य के कंधे पर सर टिकाते हुए पूछा। कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे थे। क्यों? उसने आदित्य के कंधे से सर उठाकर देखने की कोशिश की। आदित्य ने उसका सर फिर से अपने कंधे पर टिकाया और कहा, मेरे बिजनेस में कुछ दुश्मन हैं। वो लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। चेन्नई से बस आ रहे हैं, ये सोचकर ही रखो, अगर उन्होंने कोई प्लान बनाया और हमें मुश्किल में डाल दिया तो मैं तुम्हें तो बचा लूँगा, लेकिन आसपास के इतने लोगों को कैसे बचाऊं? इसलिए इंतज़ार किया, उसके प्लान को समझा और उन्हें सही सज़ा दी। उनके बाद ही तुम्हें बस से लाया हूँ। ओह, इसलिए तुमने बस से ना जाने के लिए कहा था कि कोई परेशानी होगी। अच्छा, उन्हें सज़ा क्या दी? अभी की आवाज़ में हल्की चिंता थी। आदित्य, जो उसकी हर छोटी बड़ी भावनाओं को समझता था, उनकी चिंता भाप गया। तुम्हारा दया कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है कि किसी को सज़ा दे सके। बस इतना सा किया है कि उन्हें हमारे बारे में सोचने का समय न मिले, जैसे आईटी रेड, ऑफिसर्स के साथ मीटिंग, ऐसे ही कुछ, ताकि वो हमारे बारे में ना सोचे और अपनी समस्याओं में उलझे रहे। सो स्वीट। सही किया दया, कहकर अभी ने उसके गाल को हल्के से खींच लिया और उस शरारती ने तुरंत उसका कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अब न तो चिल्ला सकती थी और न ही इसे मान सकती थी। ऐसी हालत में थी वह लड़की। उसने उसके हाथ को हटाने के लिए कितनी भी कोशिश की, लेकिन वह बार बार अपने हाथ वही ले जा रहा था। अभी के लिए तो यह बहुत मुश्किल हो गया था। बस बिलुपुरम में रुकी। यात्री अंदर बाहर हो रहे थे। व्यापारी आम, मूंगफली, भुट्टा, खीरा जैसी चीज़ें बेच रहे थे। आदित्य यह सब बड़े ही उत्साह से देख रहा था, जैसे पहली बार देख रहा हो। बचपन में शायद एक बार उसने ऐसा देखा था, उसके बाद आज ही देख रहा था। यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था कि अभी ने उसके हाथ पर खरोच मार दी। उसने देखा तो अभी ने कहा, आम खाना है, और उसके पूरे करने से पहले ही आदित्य बोल पड़ा, मैं भी तुम्हें आम खिलाने से बढ़कर और भी बहुत कुछ सोच रहा हूँ। क्या करूँ? तुम ही दूर भागती रहती हो। अच्छा छोड़ो, आज रात उस प्रोसेस की शुरुआत कर दे। उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुनकर अभी का चेहरा लाल हो गया। उसने आदित्य के सर पर हल्की सी मार दी। मैं पूरी बात सुने बिना ही तुम्हारी बुद्धि कहीं घूमने लगती है। वहाँ देखो, आम बेच रहे हैं, उनसे खरीदने के लिए कहा था और तुम कहाँ चले गए? उसने धीमी आवाज़ में कहा। आदित्य ने भी धीरे से जवाब दिया, अरे अगर ये बात जोर से भी कहती तो चलता, क्यों मेरे कान में फुसफुसा रही हो? मेरा मूड बदल रहा है या नहीं? तुम्हारा मूड कब नहीं बदलता। मुझे आम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जाओ, कहकर वो मुंह फेर कर बैठ गई। मेरी प्यारी को इतनी जल्दी गुस्सा आ गया। रुको, तुम्हारा गुस्सा कम कर देता हूँ, कहकर आदित्य ने आम खरीद कर अभी के सामने रखा। जैसे ही अभी ने टुकड़ों में कटा हुआ नमक मिर्च पाउडर छिड़का हुआ आम देखा, उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। मुंह में पानी आ गया और उसने जल्दी से आदित्य से आम छीनकर खाना शुरू कर दिया। आदित्य उसकी इस बचकानी हरकत को देखता रहा। अभी के खाने का तरीका इतना प्यारा था कि आदित्य का भी मन ललचाने लगा। उसने भी आम उठाने की कोशिश की, लेकिन अभी ने उसे टोकते हुए कहा, ये सिर्फ मेरे लिए है, अगर पैकेट में हाथ डाला तो बस। उसने धमकी दी और अगला टुकड़ा खाने लगी। इतने में आदित्य ने झट से अभी के हाथ से एक टुकड़ा छीन लिया और चख लिया। अभी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो आदित्य ने हंसते हुए कहा, ऐसे गुस्सा मत करो, तुमने कहा था पैकेट में हाथ नहीं डालना है। मैंने तो तुम्हारे हाथ से लिया। वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाया हुआ आम और भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। तुम्हारी जूठी चीज़ें और भी टेस्टी होती है, कहकर उसने अपनी उंगली को भी चाट लिया। छी, जाओ यहाँ से, कहती हुई अभी उसकी छाती से लग गई। शाम के 5 बजे ऊटी में बस पहुँची। सब यात्री उतरकर थोड़ा आगे बढ़े, तभी उसके सामने सलीम खड़े नजर आए। उन्हें देखते ही अभी ने आदित्य को भूलकर अब्बू कहकर दौड़ते हुए उनके गले लग गई। अब्बू, आप कैसे हैं? आप अकेले ही आए? अम्मी नहीं आई? और आप यहाँ क्यों आए? हम तो खुद ही घर आ जाते। आपको तकलीफ़ क्यों हुई? अभी ने एक ही सांस में सवाल पूछ डाले। अरे मेरी बच्ची, कैसे तकलीफ़? मेरी बेटी और दामाद शहर आए हैं तो भला मैं स्वागत करने ना आऊँ? और वैसे भी तुम दोनों बस से आए हो,
यहाँ से घर तक कैसे पहुँचते, इसलिए मैं कार लेकर आया हूँ। चलो अब घर चले। और दामाद जी आप कैसे हैं? सलीम ने आदित्य से पूछा और उनके हाथ से बैग ले लिया। मैं ठीक हूँ, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सलीम के आगे आगे अभी और आदित्य दोनों चलने लगे। कार में बैठकर तीनों घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में जो भी दृश्य दिखे, अभी ने अपने अबू और आदित्य से बात करते हुए उन सब पर चर्चा की। घर पहुंचने पर उन्हें दरवाजे पर बेगम और कयाल स्वागत के लिए दिखे। हम कितनी बार इस घर में आए हैं, हमें कभी इस तरह स्वागत नहीं किया गया, लेकिन जब उनके दामाद आते हैं तो देख कैसे स्वागत किया जा रहा है। दोनों सहेलियां आपस में फुसफुसाने लगी। सच में यह तो बिल्कुल भी न्याय नहीं है, उन्होंने शिकायत की। तभी बेगम ने उनके सर पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए कहा, अभी दरवाजे पर ही हो और तुम्हारी शरारतें शुरू हो गई। अंदर जाओ, फिर बातें करना। देखो अभी और उनका दूल्हा इंतजार कर रहे हैं, दोनों साथ में अंदर जाओ। आदित्य ने अभी का हाथ पकड़कर उनके घर के अंदर ले गया। अभी ने जैसे ही अपने माता पिता के घर में कदम रखा, उनके चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी। भले ही किसी लड़की को उनके ससुराल में कितनी भी इज्जत मिले, लेकिन उनके मायके की जगह कोई भी नहीं ले सकता। आदित्य उनकी इस खुशी को देखता रहा। फिर क्या दामाद जी का स्वागत जोर शोर से हुआ। घर की औरतें और उनके बीच की बातें, हंसी मजाक और थोड़ी बहुत शिकायती बातें भी चलती रही। हालांकि वे बाहर से शिकायतें करती, लेकिन भीतर से खुश भी होती। रात का खाना खत्म करने के बाद अभी और आदित्य अपने कमरे में जाकर चैन की नींद से सो गए। सुबह जब अभी की आँख खुली तो सबसे पहले उसे बेगम का चेहरा याद आया। हर साल शायरा की बरसी पर बेगम बहुत उदास हो जाती थी। उन्हें खुश रखने के लिए अभी और कयाल दिन भर उनके साथ रहती, ताकि वे अकेलापन महसूस न करें। आज भी नहाने के बाद तुरंत ही अभी बेगम से मिलने चली गई। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। बेगम अपने कमरे में बैठी रो रही थी और सलीम उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे से यह सब देख अभी का दिल भारी हो गया। जिन्होंने उसे इतनी मोहब्बत से पाला, उनकी यह हालत देख वह खुद को असहाय महसूस करने लगी। कई बार उसने सोचा था, मेरे तो वैसे भी माता पिता नहीं हैं, काश मैं इन्हीं की बेटी होती। जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, उन्हें मैं मिल जाती। इस खुदा को आखिर क्यों ऐसी खेल सूझती हैं। हमें एक तो कर दिया, तो जन्म से ही मुझे इनके आंचल में पनाह क्यों नहीं मिली। मुझे भी अपने सगे माता पिता का प्यार मिल जाता और इन्हें भी अपनी औलाद। लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसने अपनी सोच को किनारे किया। अम्मा कहकर वह कमरे में दाखिल हुई। उनकी आवाज़ सुनते ही बेगम ने अपने आंसू पोंछ लिए। क्या बात है अम्मा, एकदम रोमांस मोड में हो? अभी ने मुस्कुराते हुए कहा। सलीम के कंधे से बेगम हल्के से हट गई। तभी कयाल ने हंसते हुए कहा, अम्मा आप क्यों उठ रही है, अच्छे से आराम कीजिए। कहते हुए उसने बेगम को फिर से सलीम के कंधे पर टिका दिया। क्या देख रही हो अभी, सिर्फ तुम ही रोमांस कर सकती हो क्या? हमारे अब्बा भी करते हैं। कहकर दोनों सहेलियां बेगम और सलीम के साथ मजाक करने लगी। उनके लिए यह सब बस हंसी मजाक का पल था, लेकिन अभी के दिल में गहरी संवेदनाएं उमड़ रही थी। वह चाहती थी कि बेगम कभी न रोएं। सायरा के जाने से जो दर्द उनके दिल में था, उसे वह अपने प्यार से भरना चाहती थी, पर क्या यह मुमकिन था? वह सोचने लगी, क्यों रो रही हो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। सायरा चली गई तो क्या हुआ, हम तो हैं ना, हम आपकी बेटियां ही तो हैं। लेकिन अभी और ख्याल का मकसद बेगम को सांत्वना देने से ज़्यादा उन्हें हंसाने का था। वे चाहती थी कि बेगम अपने दर्द को कुछ देर के लिए भूल जाए और उनके साथ खुश रहे। इसलिए हमेशा इसी तरह लड़ते झगड़ते दुखी होकर बेगम अपने दर्द में डूबी रहती। उनकी यह हालत देखकर घर के लोग भी उदास हो जाते। जब वे आपस में झगड़ ही रहे थे, तभी ऊपर से आदि ने आवाज़ लगाई। अभी उसकी आवाज़ सुनते ही बेगम उसके पास आई और बोली, तेरा पति अभी पहली बार यहाँ आया है, उसे हमसे कुछ पूछने में हिचकिचाहट होगी। उनके पास रहकर उनसे पूछना चाहिए कि उसे कुछ चाहिए या नहीं। यहाँ बैठकर झगड़ा करने का वक्त है क्या? जा जाकर उसे देख, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। उसे कॉफ़ी पीनी होगी। हाँ माँ, पिएगा, अभी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, और तुम लोग यहाँ क्या तमाशा देख रही हो?
मैं एक लिस्ट देती हूँ, जाकर सामान ले आओ, दामाद जी के लिए खाना बनाना है, कहकर बेगम किचन में चली गई। अभी और कयाल ने शरारत भरी नज़रों से एक दूसरे को देखा। आज तो आदित्य को ही बेगम का सहारा बनाकर थोड़ा छेड़ा जाए। हॉल में सभी बैठे हुए थे, तभी आदि अपनी शर्ट की बाहें मोड़ते हुए ऊपर से नीचे आया। सभी उसी पल का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ, देर हो गई क्या? अरे नहीं दामाद जी, अभी निकलेंगे तो सही समय पर पहुंचेंगे। अभी तुम और दामाद जी जाकर हमारे हमेशा वाले चर्च में खाना लेकर जाओ और वहाँ खाना खिलाओ। मैं और बेगम कयाल जाकर वृद्धाश्रम में खाना बांट देंगे। पर पापा, हमेशा तो आप ही दोनों जगह खाना देते हैं ना? हाँ बेटा, लेकिन दोनों जगह के लोगों के लिए सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक जगह देर से पहुँचेंगे तो वहाँ के लोग भूखे रहेंगे। अभी तो तुम लोग यहाँ हो, इसलिए तुम एक जगह देख लो, हम दूसरी जगह देख लेंगे। ठीक है। बेगम की बात सही लगी तो अभी ने सहमति जताई और आदि के साथ बाहर आ गई। पापा, खाना कहाँ है? वो सो पहले ही पहुँच चुका है बेटा, तुम दोनों कार से जाकर वहाँ का काम देख लो। पापा, हम दोनों के लिए कार क्यों? आप तीनों कार से जाए ना। फिर तुम दोनों कैसे जाओगे? तुम्हारी गाड़ी भी तो साथ नहीं लाई हो। वो कोई बात नहीं पापा, मैंने एक और गाड़ी तैयार करवा रखी है, हम उसी से चले जाएंगे। आदि की बात सुनकर अभी उसे सोचते हुए देखा। ये अभी अभी यहाँ आए हैं, इन्हें यहाँ कोई कैसे जान सकता है? वो भी मुझसे बिना बताए किसी गाड़ी का इंतजाम कर लिया। अभी सोच में पड़ गई। वो यह भूल गई थी कि उनका पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक करोड़पति है जिसने दुनिया देखी है। हर शहर, देश और उनके जानने वाले लोग होंगे। शायद कोई होगा जो उसे नहीं जानता। अभी इसी उधेड़-बुन में थी कि आदि के फ़ोन पर कॉल आई। ठीक है, आ रहा हूँ कहकर उसने फ़ोन काट दिया। चलो, गाड़ी आ गई है, चलते हैं, कहते हुए उसने गेट खोला। बाहर खड़ी थी एक नई चमचमाती बुलेट। उसे देखते ही अभी की आंखें चमक उठी। आदि ने यही खुशी देने के लिए सब इंतजाम किया था। आदि ने वहाँ खड़े व्यक्ति से चाबी ली और उसे विदा किया। वहाँ मौजूद सभी को पता था कि बुलेट पर चढ़ना अभी का सपना है। आदि ने उसका यह सपना पूरा कर दिया, जिससे अभी का प्यार उसके प्रति और भी बढ़ गया। उसकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहने वाले सभी लोग यह कहकर चले गए, हम चलते हैं। लेकिन अभी को किसी के जाने का होश ही नहीं था। उनकी नज़रें सिर्फ उस बुलेट पर थी और आदि उसकी खुशी में खोया हुआ उसे देख रहा था। जब बहुत देर तक अभी ने उसे ध्यान नहीं दिया तो आदि ने हल्का सा गुस्से में कहा, क्या है? अरे नहीं दया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इसी गाड़ी से जाने वाले हैं। हाँ, इसी से। तुम्हें पता है मुझे यह गाड़ी कितनी पसंद है। मुझे इस गाड़ी पर घूमने का कितना शौक था, पता है? आज जब ये सपना पूरा हो रहा है, वो भी आपके साथ, तो मुझे कितनी खुशी हो रही है, ये आप समझ नहीं सकते। समझता हूँ। तुमने उस दिन घर में अक्षय के साथ गाड़ी पर जाने के लिए कितना झगड़ा किया था, याद है? तभी मैंने तुम्हारी ख्वाहिश समझ ली थी। तभी सोचा था कि किसी खास दिन तुम्हें इस गाड़ी पर लेकर जाऊंगा और तुम्हारी खुशी देखूंगा, इसलिए आज ये सब इंतजाम किया। अब चले, कहते ही अभी दौड़कर आदि से लिपट गई। अचानक हुए इस हक से आदि थोड़ा हक्का बक्का हो गया। कई दिनों बाद उसे अपनी पत्नी की इतनी गहरी बाहों का एहसास हुआ। इस एहसास ने उसे सुकून और खुशी के साथ साथ थोड़ा प्यार और मोह भी दे दिया। लेकिन बीच सड़क पर अभी की ये हरकत आदि को थोड़ी झेप दिला गई। चर्च नहीं जाना क्या? ऐसे ही गले लगे रहेंगे। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कहते ही अभी जल्दी से अलग हो गई और भागकर गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा अपने पिता से कह रहा हो, जल्दी चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसकी इस हरकत पर आदि मुस्कुरा उठा। आदि उसके पास जाकर बोला, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, और उसकी आंखों को हल्का सा छूकर उसे छेड़ा। वो दोनों गाड़ी पर बैठ गए। आदि ने गाड़ी स्टार्ट की। आज उसने टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। अभी उसे गाड़ी स्टार्ट करते देखती रह गई, जैसे वो पूरी तरह से उसे निहारने में खो गई। आदि ने उसे देखकर आंख मारी और पीछे की सीट की ओर इशारा किया।
अभी गाड़ी पर बैठने आई तो हंसते हुए बोली, इसलिए सुबह मुझे सलवार कुर्ता पहनने के लिए कहा था, है ना? सब पहले से ही प्लान किया हुआ था। अरे अब समझी मेरी प्यारी पत्नी, कहते हुए उसने हल्के से उसके सर पर हाथ मारा। अब बैठो चले, ये कहते ही अभी मुस्कुराते हुए गाड़ी पर बैठ गई। अभी एक पैर से गाड़ी पर चढ़कर बैठते ही अपनी एक हाथ आदि के कंधे पर रखा और दूसरा उसके कंधे पर टिकाकर उसके करीब बैठ गई। उसे देखकर आदि मुस्कुराया। उसने अभी के कंधे से उसका हाथ खींचकर एक प्यारा सा किस लिया और फिर उसे अपनी कमर से लगाकर कसकर पकड़ लिया। दोनों इतने करीब बैठ गए कि ठंड के बीच ये प्यार भरी नज़दीकियाँ उन्हें और भी सुकून दे रही थी। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़दीकियों में खोए हुए थे। अभी बीच बीच में रास्ता बताती रही और आदि चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। हरी भरी वादियों, हल्की बारिश, धुंध के बीच गाड़ी चल रही थी। उनका प्यार भरा सफ़र उन्हें हर चिंता से दूर ले जा रहा था। तभी अभी अचानक जोर से चिल्लाई, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। आदि घबरा गया और तुरंत गाड़ी रोक दी। क्या हुआ, क्यों चिल्लाई इतनी जोर से? उसने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, कहते हुए अभी गाड़ी से उतरी और सड़क की दूसरी ओर घूमकर फिर से गाड़ी पर चढ़ गई। अब दोनों के बीच थोड़ी दूरी थी। आदि ये देखकर हैरान रह गया और बोला, क्या हुआ? अभी तो सब अच्छा चल रहा था, अचानक ऐसे क्यों उतरी और फिर से चढ़ गई? अरे चर्च के पास आ गए हैं, वहाँ मदर और छोटे बच्चे होते हैं, उनके सामने ऐसे ही गले मिलकर उतरना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सोचा थोड़ा ठीक से बैठूं। अब आप गाड़ी चलाइए। अभी ने जहाँ रुकने को कहा था, आदि ने वहाँ गाड़ी रोक दी। वहाँ से देखा तो दूर में बच्चे खेलते हुए दिख रहे थे। अगर उन बच्चों के सामने वो दोनों वैसे ही उतरते तो ये सही नहीं होता। आदि ने भी इसे सही समझा। क्या यहाँ ही हम खाना देने वाले हैं? मुझे पहले ही पूछना चाहिए था, आदि ने कहा, जैसे उसे अब समझ आ रहा हो। हाँ दया, यह चर्च एक बड़ी ट्रस्ट की तरह है। यहाँ माता पिता से वंचित बच्चे, परेशानियों से जूझ रहे बच्चे, सबको साथ में रखकर पढ़ाई और जीवन की ज़रूरी बातें सिखाई जाती हैं। आपको पता है, मैंने भी यहीं पढ़ाई की है। अभी ने कहा तो आदि उसे हैरानी से देखने लगा। ऐसे मत देखिए, यहाँ सिर्फ अनाथ बच्चे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे बच्चे भी, जिनके माता पिता होते हुए भी कोई सहारा नहीं होता, ये लोग ही सबका ध्यान रखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव का सबसे अच्छा वुमेन हॉस्टल भी यही है, इसलिए सब अपने बच्चे को यहाँ भेजते हैं ताकि वे सही तरीके से पले बढ़े। इसी तरह कयाल भी यहाँ आई थी। यही हमारा हॉस्टल है, पीछे स्कूल और इस तरह छोटे छोटे बच्चों के लिए जगह बनाई गई है। चर्च देख रहे हैं ना? चलिए अंदर, सब इंतज़ार कर रहे होंगे, बहुत दिन हो गए हैं, आइए सबको देख लेते हैं। अभी हंसते हुए अंदर चली गई। आदि चुपचाप उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था। आखिर यह उसकी पत्नी का बचपन था, उसका जीवन था। उसकी हर एक बात आदि के दिल में गहरी से उतर रही थी। तेजी से दौड़ती अभी जाकर रुक गई। वो उस व्यक्ति के सामने थी जिससे बात हो रही थी। मदर। अभी, आओ बेटा, आओ, कैसी हो? आई एम फाइन मदर, ये मेरे हस्बैंड हैं। अभी ने आदि का परिचय कराया। गॉड ब्लेस यू चाइल्ड। अभी ने तुम्हारे बारे में बताया था। वो कह रही थी कि तुम उसे कितना समझते हो और उसकी कितनी परवाह करते हो। इतने दिनों के संघर्ष के बाद जीसस ने शायद तुम्हें उनके जीवन में भेजा है। अभी हमेशा कहती थी, मदर मैं अनलक्की हूँ, लेकिन आज लगता है कि वो वाकई लक्की है, तभी तो तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। सच कहूँ तो मदर, मैं लकी हूँ कि मुझे अभी जैसी वाइफ मिली है। ये तो मेरी किस्मत है। आदि की बातों में उनकी अभी के लिए सच्चा प्यार झलक रहा था, जिसे महसूस कर मदर ने उनके लिए जीसस से प्रार्थना की कि दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे। उसी समय घंटी बजी और दूर खेल रहे बच्चे खाने के स्थान की ओर जाने लगे। मदर ने अभी और आदि को साथ लेकर आगे बढ़ा। वे उनके पीछे पीछे चल रहे। उस बड़े से हॉल में कई बच्चे बैठे हुए थे। उनके सामने खाना परोसा गया। प्यारे बच्चों, आज हम जो खाना खाने जा रहे हैं उनके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, और यह भोजन हमें देने आए हैं आदित्य सर और अभिनया मैम। इनके लिए भी प्रार्थना करो कि ये हमेशा खुश रहें। मदर से बात करते हुए अभी ने पूछा, मदर ये तो हमेशा सायरा के नाम से ही करवाते थे ना प्रार्थना, आज मेरे नाम से क्यों?
इस बार तुम्हारे हस्बैंड ने ही कहा है कि तुम्हारे नाम से प्रार्थना होनी चाहिए, मदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मदर ने साइलेंट कहा तो अभी तुरंत चुप हो गई। आखिर ये वही जगह थी जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। यहाँ के अनुशासन से वह हमेशा बंधी रहती थी। छोटी उम्र से लेकर आज तक बच्चों ने प्रार्थना खत्म की और खाना खाने बैठ गए। अभी आदि को हर जगह घुमाकर सब कुछ सिखा रही थी। वहाँ के कुछ बच्चे जो अभी को पहले से जानते थे उनसे बातें कर रहे थे। अभी भी मुस्कुराते हुए उन सब के सवालों के जवाब दे रही थी। इस बीच आदि बस एक दर्शक बनकर खड़ा था। नए व्यक्ति होने के कारण बच्चे आदि से सीधे बात करने में झिझक रहे थे और आदि को भी बच्चों से घुलने मिलने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। फिर भी वह अभी के साथ साथ चलता रहा और उसे बच्चों के साथ खेलते हुए देखता रहा। अभी सभी से बातें कर रही थी लेकिन उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। वह बार बार इधर उधर देख रही थी। आखिरकार उसने मदर से कहा, मदर वो सब अब कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए ना, मैं कब से उनका इंतज़ार करती रहूँगी। जहाँ भी जाती हूँ वो छुप जाते हैं और फिर मैं कैसे ढूंढूंगी? उन्हें बाहर बुलाइए मदर। मदर ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता, तुम हो और वो है, वो यहीं कहीं होंगे, ढूंढना है तो खुद ही ढूंढ लो। अभी ने हॉल में नज़र दौड़ाई। वहाँ लगभग 200 से 250 बच्चे बैठे थे। अब इन सब में उन बच्चों को कैसे ढूंढे? लगभग पूरे हॉल का चक्कर लगा लिया लेकिन वे नज़र नहीं आए। अब क्या करूं? ये सोचते हुए अचानक अभी के दिमाग में एक बात आई। ठीक है मदर, उन्हें मत बुलाइए, मैं कितनी देर तक उन्हें ढूंढती रहूं? वैसे भी टाइम हो गया है, उन्हें और भी ज़रूरी काम है, इन्हें जल्दी जाना है। मैं कह रही थी कि उन्हें देखकर चली जाऊंगी लेकिन वे तो आने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है उन्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, मुझे जाना होगा। आप उनसे कह दीजिए मदर। कहते हुए अभी की आंखों में आंसू आ गए और वह जाने लगी। अचानक कहीं से 5 नन्हे बच्चे आकर उनके पैरों से लिपट गए। अभी ने नीचे झुककर देखा। वो 5 छोटे छोटे बच्चे थे, शायद 5 साल से भी कम की उम्र के। सॉरी अभी दीदी, प्लीज़ मत जाओ, थोड़ी देर हमारे साथ और खेल लो, उन बच्चों ने मासूमियत से कहा। अभी मुस्कुराई और उनके कद के बराबर बैठ गई। सभी बच्चों ने उनके चेहरे पर प्यारे प्यारे किस दिए और अभी ने भी उन्हें प्यार से गले लगा लिया। पता है मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही थी। मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? मुझसे मिलने भी नहीं आए? क्या मैं बूढ़ी हूँ? मुझे माफ़ नहीं करोगे? अभी ने प्यार से पूछा। बच्चों ने कहा, हम तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं है, लेकिन तुमने बिना बताए शादी क्यों कर ली? हमें मिलने क्यों नहीं आई? इसलिए हम तुम्हें सज़ा देने का सोच रहे थे। आदि जो अब तक चुपचाप देख रहा था, उसने बच्चों के प्यार को महसूस किया और अपनी झिझक छोड़कर कहा, सॉरी बच्चों, अभी ने बिना बताए शादी की, उसका कारण मैं हूँ। वो इसमें बिल्कुल भी दोषी नहीं है और यहाँ ना आ पाने का कारण मैं ही हूँ। इसलिए अगर कोई सज़ा हो तो मुझे दो। तभी एक छोटी बच्ची पास आई और बोली, मदर ने सिखाया है कि जो सॉरी कहे उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए, इसलिए हम आपको माफ़ करते हैं। लेकिन आपने हमारी दीदी अभी को रुलाया है, हमसे मिलने नहीं दिया, इसके लिए हम आपको बड़ी सज़ा देंगे। आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। बच्चों की मासूमियत और अभी के प्रति उनके प्यार को देखकर आदि का दिल भर आया। उनका ये नटखटपन भी बेहद प्यारा था। आज आपको सज़ा ज़रूर देंगे, फिर हम अपनी अभी दीदी को आपके पास नहीं भेजेंगे, वे सिर्फ हमारे साथ रहेंगी। अपनी नन्ही उंगली को घुमाते हुए उस बच्ची ने मासूमियत से कहा। उनकी इस प्यारी अदा ने अभी का दिल मोह लिया। आदि ने मुस्कुराते हुए बच्चे के गाल को चूम लिया और कहा, प्रॉमिस, मैं आपकी अभी दीदी को कभी नहीं रुलाऊंगा। अब से मैं भी आपके साथ मिलकर खेलूंगा और बात करूंगा। क्या आप मुझे इसकी परमिशन देंगे? बच्ची ने अपनी छोटी सी ठुड्डी पर उंगली रखकर सोचने का नाटक किया और अपने दोस्तों की तरफ देखा। जब सभी ने सर हिलाकर सहमति जताई तो उसने अपनी दोनों उंगलियां उठाकर कहा, डबल ओके। आदि ने हंसते हुए बाकी बच्चों से भी बात की। अभी ने भी सभी बच्चों का परिचय आदि से करवाया। थोड़ी देर तक अभी और आदि ने बच्चों के साथ खेला, फिर बच्चे अपने दूसरे दोस्तों के साथ खेलने चले गए। आदि बच्चों के साथ
बिताए उस पलों को मुस्कुराते हुए देख रहा था, तभी अभी उनके पास आई। ये बच्चे ही मेरी यहाँ की खुशी है। जब भी छुट्टी होती है हम सब यहाँ आकर उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ समय बिताते हैं। उन्हें पढ़ना, कहानी सुनाना, उनके साथ खेलना, ये सब हमारा सबसे प्यारा काम होता है। इन्हीं बच्चों की वजह से मैं यहाँ आई और इनसे ही मेरा रिश्ता बन गया। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशहाल दिन इन्हीं के साथ बीते हैं। जब भी मुझे कोई परेशानी होती मैं इन्हीं के पास आ जाती, फिर समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता और दिल का बोझ भी हल्का हो जाता। अभी ने भावुक होकर कहा। उसी समय कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए और अभी को खींचते हुए खेलने ले गए। अभी की बातों और बच्चों की मासूमियत को देखता हुआ आदि वहाँ खड़ा रहा। आदि मदर के पास जाकर उनसे कुछ बातें करने लगा। फिर आदि और मदर ऑफिस रूम की ओर चले गए। खेलने में मग्न अभी ने जब देखा कि आदि वहाँ नहीं है तो उसने इधर उधर पूछताछ की और ऑफिस रूम पहुँच गई। अंदर देखा कि आदि किसी पेपर पर साइन कर रहा था। क्या हुआ दया, डोनेशन देने वाले हो क्या? अभी ने मुस्कुराते हुए पूछा। आदि ने बिना रुके जवाब दिया, हाँ देने ही वाला हूँ, पर मैं नहीं तुम। और ये कोई एक दिन का डोनेशन नहीं है, अब से यहाँ के सभी बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उनकी हर ज़रूरत पूरी करना, यही पेपर तैयार करवाया है मैंने। अभी को ये सुनकर धक्का लगा। मदर भी आश्चर्यचकित रह गई। आदि ने मदर से पूछा, यहाँ बच्चों की देखभाल और उनके खर्चों के लिए आप लोग कैसे इंतज़ाम करते हैं? मदर ने जवाब दिया, कुछ ट्रस्ट से फंड आता है और कुछ लोग डोनेशन देते हैं। आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भी आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं। मदर ने डोनेशन फॉर्म भर दिया, जिसे आदि ने हाथ में लिया और बोला, मैं एक दिन का डोनेशन देने की बात नहीं कर रहा। अब से यहाँ के हर बच्चे की पढ़ाई, भोजन और हर ज़रूरत का खर्चा हमारी जिम्मेदारी है। जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हो वो पूरी करवा लीजिए। मदर को आदि की बात सुनकर एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े धनवान लोग इस चर्च में आते हैं, यहाँ तक कि कई अमीरों के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन किसी ने भी कभी पूरी तरह से सभी बच्चों की जिम्मेदारी लेने की बात नहीं की। अमूमन लोग हफ्ते या महीने के हिसाब से कुछ मदद कर देते हैं या किसी एक बच्चे की पढ़ाई या भोजन का खर्च उठाते हैं। मदर ने आज तक अपने अनुभव में किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते नहीं देखा था। आदि के इस फैसले ने उन्हें भावुक कर दिया। अभी भी कुछ बोल नहीं पाई, बस आदि को देखते रही। उसकी आंखों में सचमुच की संवेदनाएं झलक रही थी। जो मदर अब तक आदि की इज्जत करती थी, उनकी नज़र में आदि और भी ऊंचा उठ गया। आदि की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ समझाई और डोनेशन के पेपर तैयार कर दिए। मदर को लगा कि आदि यह सब अपने नाम से या अपने बिजनेस के नाम से करेगा, लेकिन जब उसे पता चला कि यह सब अभी के नाम पर हो रहा है तो उन्हें खुशी के साथ आश्चर्य भी हुआ। दया, मैं यह कैसे? अभी ने असमंजस में पूछा। आदि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, यह हमारा पैसा है, तुम्हारे पति की मेहनत की कमाई, जिसे तुम अपनी मर्जी से ख़त्म कर सकती हो, और वह भी ऐसी जगह जहाँ तुम्हारा दिल लगा हुआ है। इसमें हिचकिचाने की क्या ज़रूरत है? आदि ने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, या फिर अभी तक तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? तुम्हें अभी लगता है कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ? मेरा कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अभी ने धीमे आवाज़ में कहा, नहीं दया, ऐसा नहीं है। आदि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर यह सब पैसे और नाम की बातें हमारे बीच दीवार क्यों बने? मैं चाहता हूँ कि इन सब बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे नाम पर हो। अगर सच में तुम्हें इनसे प्यार है तो साइन कर दो। अगर तुम्हें अभी लगता है कि तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है तो मत करो साइन। आदि की इस बात ने अभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर तक वह चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे से पेन उठाकर दस्तखत कर दिए। साइन करने के बाद अभी ने आदि से पूछा, अब इन बच्चों के लिए क्या क्या करना होगा? आदि की मुस्कान में संतोष झलक रहा था। उसने अभी को गले लगाते हुए कहा, जो भी इनके लिए सही होगा हम साथ में करेंगे। आदि ने हल्के मुस्कुराते हुए अपना कार्ड निकालकर अभी के हाथ में रख दिया। जो तुम्हें सही लगे वो करो। मुझे किसी भी बात का कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पैसे खर्च करना हो करो,
मुझे लौटाने या हिसाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे और तुम्हें अलग अलग मत समझो, कहते हुए आदि वहाँ से चला गया। मदर ने ये सब ध्यान से देखा। आदि के जाने के बाद उन्होंने अभी से पूछा, ये क्या चल रहा है? अभी ने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। आदि का उससे प्यार, उनका एक साथ खुशहाल जीवन, दोनों के बीच आई गलतफहमियाँ और उन दोनों का फिर से साथ होना। इसके बावजूद अभी को आदि के पैसों को अपनाने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। मदर जो अभी को अपनी बेटी की तरह मानती थी, उसने उसे समझाया और सही मार्गदर्शन दिया। आश्रम में सभी बच्चों से मिलकर उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए और सारी व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद अभी अपने पति आदि के साथ वापस लौटने लगी। आते समय जितनी खुशी और उत्साह था, इस बार उससे भी ज़्यादा सुकून और संतोष महसूस कर रही थी अभी। शायद ये अपने पले बढ़े स्थान से मिलने का असर था या फिर मदर की दी हुई सलाह का असर। इसका मतलब तो सिर्फ अभी ही जानती थी। आते वक्त अभी आदि के पास सटकर बैठी थी, जैसे वो अब और दूर नहीं जाना चाहती। अब कहाँ जा रहे हैं दया? अभी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये तो तुम्हें ही तय करना है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। घर चले या कहीं बाहर घूमें? आदि ने हंसते हुए जवाब दिया। नहीं दया, आज घर ही चलते हैं। मामा और पापा थोड़ा उदास होंगे, अगर हम उनके साथ रहेंगे तो उनका मन बदल जाएगा। आज सुबह से ही मामा तुम्हारा नाम लेकर संभाल रही हूँ, ताकि उन्हें किसी बात की चिंता न हो, इसलिए आज उनके साथ ही रहते हैं। कल कहीं बाहर चलेंगे। अभी ने समझाया। आदि को भी ये बात सही लगी। उन्होंने अभी का हाथ थामा और घर की ओर चल दिए। उस दिन घर पर कोई भी चिंता या तनाव नहीं था। सभी लोग मामा पापा को व्यस्त रखने में लगे थे। अभी की सहेलियां और खुद आदि भी। अगले दिन सुबह होते ही आदि अभी को ऊटी के पर्यटन स्थलों की सैर पर ले गया। अभी ने वहाँ के अधिकतर स्थान कभी नहीं देखे थे। जब भी वह कहीं बाहर गई थी तो या तो आश्रम के किसी काम से या फिर अपने पापा के साथ किसी ज़रूरी कारण से। इस बार की ये सैर उनके लिए खास और यादगार थी। अपने जीवन साथी के साथ बिना किसी बोझ के सिर्फ खुशी से भरी हुई अभी उन सभी जगहों पर गई जहाँ जाने की उसने हमेशा इच्छा की थी, और आज अपने पति का हाथ थामे उन सभी पलों का आनंद लिया। सुबह के निकले वे घर पर पहुँचे तब तक रात हो चुकी थी। घर के सभी लोग सो चुके थे। कमरे में जाकर अभी बिस्तर पर बैठ गई और आदि के बारे में सोचने लगी। तभी आदि अपना फ़ोन उठाकर बाहर चला गया। आदि ने अभी को बाहर ले जाकर सभी स्थानों की सैर कराई और शाम को एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया जहाँ ठंड का असर ज़्यादा था। इसलिए अभी ने अपने दोनों हाथों को सीने से बांध लिया और उन जगह की खूबसूरती निहारने लगी। तभी आदि ने हल्के से घुटनों के बल बैठकर अभी के सामने फूलों का गुच्छा बढ़ा दिया। अभी ने यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। अभी, मुझे कोई बड़ा प्रपोजल देने नहीं आता। आज वैलेंटाइन डे है, सब अपने प्यार का इजहार कर रहे होंगे। मैंने भी बहुत सोचा कि तुम्हें कैसे प्रपोज करूं। कुछ फिल्मी सीन जैसे आइडियाज़ भी मिले, लेकिन मुझे वो सब करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए जैसा मुझे लगा वैसा ही कह रहा हूँ। अगर कुछ गलत लगे तो माफ़ कर देना। आदि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मेरी ज़िंदगी एक रेगिस्तान की तरह थी और उसमें आने वाली कोयल हो तुम। तुमने मेरे इस रेगिस्तान को प्यार की बारिश और मोहब्बत के पानी से भिगो दिया। पहली नज़र में ही मैंने तुम्हें देख समझ लिया कि तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने वाली हो। आदि की ये बात सुनकर अभी की आंखों में खुशी और हैरानी के मिला जुला भाव था। उस पल को उसने हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। तुम्हारी शरारतों ने मुझे बांध लिया। तुम्हारी मीठी बातों ने मेरे दिल को लूट लिया है। तुम्हारा हर एक अंदाज मुझे अपनी ओर खींचता रहता है और मुझे इसका एहसास भी नहीं होता। तुम्हारी हर एक अदा पर जो असर मेरे दिल पर होता है वो बस मुझे ही पता है। वो मेरी नटखट तुम्हारी आंखों की गहराइयों में खो जाता हूँ। तुम्हारे होठों की मुस्कान में मैं पिघल जाता हूँ। इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। अगर दिखे भी तो उससे बाहर आने का मन नहीं करता। प्यार जताने वाले तो 1000 मिलते हैं,
लेकिन किसी से नहीं जुड़ा मैं, और अब तुम्हारी एक नज़र से बस तुमसे ही बंधा घूमता हूँ। तुम्हारे साथ बिताए वो पल मेरी हर सांसों में खिला खिला रहे, जैसे किसी सुंदर फूलों की बगिया में एक छोटी सी चिंगारी लग जाए। मेरे अंदर उठी उस गुस्से की आग ने उस खूबसूरत बगिया को पल भर में जला दिया। इसका पछतावा मुझे हमेशा रहेगा। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने इसे नहीं सोचा। रोए बिना एक पल भी नहीं बीता। गलती करने वाले, मुझे अपने बेटे की तरह माफ़ कर दो। अपराध के सागर में डूबते हुए मुझे अपने प्यार से बाहर निकाल लो। अब किसी भी जन्म में इस गलती को दोहराए बिना मैं तुम्हें पूरी तरह से प्यार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ मैं दिखूं, तुम्हारी हंसी में मैं बसा रहूं, तुम्हारे होठों से निकली हर बात बस मेरे लिए हो। जब तुम मेरा नाम सोचो तब तुम्हारा दिल मिठास से भर जाए। बस यही एक चीज़ मुझे चाहिए। मैं 7 जन्म जी लूँगा। अगर मुझसे कोई अनजानी गलती हो जाए तो पास रहकर सज़ा दे देना, लेकिन जुदाई जैसी कठोर सज़ा मत देना जो तूने पहले दी थी। तुमसे प्यार की भीख मांगने वाले को माफ़ कर दो। अपना अमूल्य प्यार देकर मेरे इस प्रेम रोग को ठीक कर दो। आदि को इस तरह बोलते हुए कभी नहीं देखा था अभी ने। आदि आमतौर पर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, पर अभी से उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती। आदि की आवाज़ ने अभी की सोच को तोड़ दिया। मैंने जो कहा वो तुम्हें समझ में आया या नहीं पता नहीं। अभी मैंने बस अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। कितनी देर से बोल रहा हूँ और कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, आई लव यू। जो गलती एक बार की वो अब ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा। अब हर पल सिर्फ तुम्हें प्यार करूँगा जब तक मेरे जिस्म में जान है। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। इतना कहते हुए उसने घुटनों के बल बैठकर फूल आगे बढ़ाया। अभी उनकी बातों में खोई हुई थी, मानो समय थम गया हो। जब आदि ने घुटनों पर बैठकर उसे फूल दिया तभी अभी की तंद्रा टूटी। वह भी घुटनों के बल बैठी और उसे कसकर गले लगा लिया। उस जगह की ठंडी हवा तेज हो रही थी, इसलिए वहाँ के प्रबंधकों ने वहाँ से जाने की सलाह दी। आदि ने तुरंत अभी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। आदि को अभी से ये उम्मीद नहीं थी कि वह मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहेगी। उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि अभी उसकी गलती को माफ़ कर दे और हमेशा उसके साथ रहे। उसके लिए ये काफ़ी था। लेकिन अभी के दिल में कई भावनाओं का भार उठ रहा था। वो उन्हीं सब में बातों में खोई हुई थी कि आदि ने उसका कंधा छुआ। क्या हुआ, ऐसे ही बैठी हो? कपड़े नहीं बदले क्या? ठंड लग जाएगी, जाओ तैयार हो जाओ और फिर सो जाओ। कहते हुए जब आदि जाने लगा तो अभी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। अभी ने जैसे ही आदि को पलटकर देखा, वह बिस्तर से उठी और अचानक उसके होठों को किस कर लिया। आदि इस अप्रत्याशित किस से चौंक गया। अभी ने अपने हाथों से आदि की गर्दन को पकड़ा और उसकी ऊपरी होठ, निचले होठ सब पर अपना हक जताते हुए उसे किस करती रही। आदि जो 2 महीने के बाद इस तरह का किस पा रहा था, वो भी अभी की तरह खुद से पहल करके उसकी भावनाएं जाग उठी। अभी की शुरुआत आदि ने भी आगे बढ़ाया। धीरे धीरे कोमलता से शुरू हुआ ये क्षण कब तीव्रता में बदलने लगा। आदि के हाथों ने सीमाएं लांघने शुरू कर दी और स्थिति दूसरी दिशा में जाने लगी। तभी अचानक आदि से दूर हट गई। अचानक किस रुकते ही आदि ने ऊपर देखा। वह भोलेपन से अभी को देख रहा था, जबकि अभी उसे गुस्से से घूर रही थी। आदि कुछ समझ पाता उससे पहले ही अभी ने उसके गालों पर बारी बारी से थप्पड़ जड़ दिए। ये थप्पड़ आदि को भले ही ज़्यादा दर्द न पहुंचा पाए हो, लेकिन शादी के बाद से आज पहली बार अभी ने इस तरह से हाथ उठाया था। यह बात आदि को हैरान कर रही थी। आदि की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर अभी और गुस्से में आ गई। क्या देख रहे हो? तुम्हें कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता क्या? हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ ही करते रहते हो। मुझे क्या महसूस होता है ये भी समझने की कोशिश नहीं करते हो तुम, और इसमें लव करने की बात करते हो। लव? उसने गुस्से में कहा।
अभी की बातें सुनकर आदि को दुख और डर दोनों हो रहा था। उसे लगा कि शायद उसने आज जो कहा उससे अभी को ठेस पहुंची है। कहीं मैंने फिर से उनकी भावनाओं को चोट तो नहीं पहुंचाई। आदि खुद को ही कोसने लगा। क्या सोच रहे हो? फिर से बेवजह सोचना शुरू कर दिया क्या? अभी ने उसे टोका। पहले इस बेवकूफ़ी भरे दिमाग को एक कोने में रखो और मेरी बात सुनो, समझ में आ रहा है? अभी ने फिर से पूछा। बिजनेसमैन आदि, जो हर मुश्किल डील को बड़ी आसानी से संभाल लेता है, आज अभी के सामने एक मासूम बच्चे जैसा महसूस कर रहा था। उसने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब पता है क्यों मारा तुम्हें? अभी ने फिर से सवाल किया। आदि ने मासूमियत से सर हिलाया और कहा, नहीं, पहला थप्पड़ इसलिए पड़ा, उस दिन तुमने मुझसे जो बात कही थी उसके लिए। उस वक्त ही 4 थप्पड़ मारने चाहिए थे, लेकिन सोचा कि तुम मेरे पति हो, तुम्हें सम्मान देना चाहिए। मैंने छोड़ दिया, लेकिन देखो तुम्हारी बातों ने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। याद है उस दिन तुमने क्या कहा था? इन्हें हारना नहीं आता, और अगर हार गए तो इसकी वजह हम होंगे, है ना? इतना साहस कहाँ से लाते हो तुम ऐसी बातें मुझसे कहने का? उस वक्त मैं रात भर सो नहीं पाई थी, खाना भी नहीं खा पाई थी। तुम्हारी बातों ने मुझे तोड़ दिया था, और अब तुम कहते हो कि तुम्हें याद भी नहीं। अगर उस वक्त मेरे हाथ में कुछ होता तो शायद तुम्हें चोट पहुंचा देती, और उस पर से तुमने गाड़ी की खिड़की तोड़ी, खुद को चोट पहुंचा ली। ये सब हद से बाहर हो रहा है। इसलिए एक थप्पड़ तुम्हारी उन बातों के लिए पड़ा, और दूसरा थप्पड़ आज की हरकत के लिए। आज क्या किया तुमने? प्रपोज किया। आदि ने धीमे स्वर में कहा। प्रपोज करना ठीक है, लेकिन पति पत्नी के बीच की एक हद होती है। जब कोई अपनी बात कहे तो सामने वाले को भी जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो अपने दिल की बात कहकर निकल जाते हो। तुम्हें यह भी ख्याल नहीं आता कि सामने वाले क्या सोचता है। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी बात समझ ली, लेकिन उससे पहले कि तुमने मुझे यहाँ ले आए, तुम्हें क्या लगता है मेरे मन में क्या चल रहा होगा? तुम अपनी तरफ से कह गए, लेकिन मेरे दिल की बात सुनने का इंतज़ार भी नहीं किया। तुम्हारे इस बेतुके प्यार के चक्कर में मेरा दिल कैसे उलझ रहा है, तुम्हें क्या पता? इच्छा तो जगा दी, और अब ऐसे अनजाने बनकर सो जाओगे क्या? आराम करो महाराज, नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो। तुम्हें मेरी बात याद नहीं आती क्या डार्लिंग? आदि को उसकी हर एक बात मन को हल्का करने वाली लगी। इतने दिनों से उसका मौन ही आदि को परेशान कर रहा था, लेकिन आज की ये लड़ाई उसे बहुत पसंद आई। उसने अपने ऑफिस में साथियों को पति पत्नी के झगड़े के बारे में बातें करते सुना था। उस समय उसे खुशी होती थी कि उसकी पत्नी उससे झगड़ा नहीं करती, लेकिन अब इस परेशानी के बाद वह सोचने लगा था कि काश वह मुझसे झगड़ा करती, उसे डांटती, थप्पड़ मारती, कुछ तो करती। अब जब यह सब हो रहा है तो उसके मन में एक अलग सी शांति छा गई। और सबसे बड़ी बात यह कि अब तो अभी उस पर पहले से ज़्यादा अधिकार जताने लगी। पहले तो अभी हर बात पर झिझकती थी, अब वही उससे लड़ रही है, उसे डांट रही है। ये सब आदि को बहुत अच्छा लग रहा था। वह हर पल को जी रहा था, उसे महसूस कर रहा था। उसकी हल्की मुस्कान के साथ उसने अपने गाल को रगड़ते हुए कहा, इतना सब दिया, लेकिन इसका कारण तो नहीं बताया, और होठों की ओर इशारा किया। अभी तक गुस्से में दिख रही अभी के चेहरे पर अचानक से हल्की सी लाज छा गई। वो सब तो ठीक है, पर जब मुझे चोट लगी तब तुमने जो मुझे देखा वो तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हें वो करना ही था। ये मुझे भी पता है और तुम्हें भी, लेकिन एक दिन भी, एक सेकंड के लिए भी तुमने इसे सिर्फ कर्तव्य समझकर नहीं किया, पूरा पूरा तुम्हारे प्यार से किया। तभी तो उस वक्त ही मन किया था कि तुम्हें खींचकर किस कर लूं, लेकिन तुम ही तो किसी बात का बहाना बनाकर मुझसे दूर हो गए थे, और आज तुमने मुझे प्रपोज भी कर दिया। इसलिए अगर मैं फिर से चुप रही तो लगा कि तुम पूरे साल मुझे अकेला छोड़ दोगे, इसलिए किस दी मैंने। क्यों सिर्फ लड़के ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? लड़कियां नहीं कर सकती? मैं तो ऐसे ही करूँगी, क्योंकि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। अपनी प्रॉपर्टी को किस करना, मारना, जो भी मन में आए मैं कर सकती हूँ। सही कहा ना? बिल्कुल सही।
अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो चाहे करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, कहते हुए उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। अब तो तुम भी मेरी प्रॉपर्टी हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ, है ना? कहते हुए उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी सोच को समझते ही अभी ने अपने हाथों से उसे पीछे धकेल लिया। आदि ने भी सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ, हमारे सारे झगड़े में भूल जाऊंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन्हें मान लोगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। किस चीज़ के लिए? ओके, मेरी शर्तों के लिए। ओके, मैंने तो अभी बताया भी नहीं और तुमने पहले ही ओके कह दिया। मुझे अब और दूरियां नहीं चाहिए, मैं और नहीं सह सकता, इसलिए अब तुम जो भी कहोगी मुझे ओके है। कहते हुए उसने उसके गाल पर एक किस कर दी। पहली शर्त सुनो, तुम सुबह जब भी ऑफिस जाओ मुझे कॉलेज ड्रॉप करना होगा। वापस लाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन शाम को अगर जल्दी आ गए तो मुझे खुशी होगी। नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन रात का खाना मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं चलेगा। अगली बार तुम्हारी रूम को लेकर उस कमरे में सिर्फ हम दोनों ही होंगे। वहाँ हमारा फ़ोन, तुम्हारा फ़ोन, लैपटॉप, मेरी किताबें, इन सब के लिए जगह नहीं होगी। वहाँ सिर्फ हम रहेंगे और कोई नहीं। अगर हम ज़्यादा बातें करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे तो आधी समस्या तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अगली शर्त, तुम कितने भी बिजनेस करो, जितना चाहो कमाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हर महीने तुम्हारे नाम से एक सैलरी आनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, बस मेरे पढ़ाई के खर्च और किसी इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत, इतना काफ़ी है। ठीक है, कहकर अभी ने आदि की ओर देखा। डबल ओके, लेकिन ये सब कब सोचा? अभी अचानक उसे फैसला लिया क्या? जब पैर में चोट लगी थी और आराम कर रही थी तब बहुत सोचा। मैं ये नहीं कहती कि हमारे बीच कभी झगड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन झगड़ कर मनाना ही तो असली ज़िंदगी है। पर अब से ऐसे मुद्दे पर झगड़ा नहीं होना चाहिए। और एक और अहम बात, तुम्हें पता ही है, इस रास्कल शब्द ने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। ये मेरे लिए सबसे कमज़ोर बना देने वाला शब्द है। अगर कभी भी तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकला तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मुझे नहीं पता मैं इस दुनिया में रहूँगी या नहीं। इतना सुनते ही आदि ने उसे अपने बाहों में भींच लिया। सॉरी, अब कभी ऐसा नहीं कहूँगा, कहकर उसने उसे कसकर गले लगा लिया। हेलो लिसनर्स, अभी और आदि फिर से साथ आ गए। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पसंद ना आए। आदि ने जो कहा वो गलत था और फिर भी अभी ने उसे माफ़ कर दिया। ये बात शायद कुछ लोगों को ठीक ना लगे। आदि की बात गलत थी, गुस्से में उसने ऐसा कहा, लेकिन मैं इसे सही नहीं ठहराती। जहाँ तक अभी की बात है, उसने इससे पहले भी कई बार इस तरह की बातें सुनी हैं, पर आदि का कहना उसे ज़्यादा चोट पहुँचाने वाला था। उसके जाने की वजह भी उसका दुख था। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से डांट खाने के बाद भी उसी के पास लौट कर आता है, वैसे ही अभी का मन भी था। उसकी ज़िंदगी में उसके पास अगर कोई पूरी तरह से था तो वो था आदि। इसलिए अभी न तो उससे नफरत कर सकती थी और न ही उससे दूर जा सकती थी। आदि ने भी अपनी गलती समझ ली थी। अब वह जीवन भर ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगा। आगे के पार्ट सुनने के लिए आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आज का भाग कैसा लगा। आदि जो अभी को प्रपोज किया वो पार्ट्स कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो वो भाग तो।